संयुक्त राष्ट्र, ये नाम हम अक्सर सुनते हैं, है ना? कभी खबरों में, कभी बहसों में। लेकिन इसके भविष्य को लेकर जो बहस चल रही है वो शायद हमारे समय की सबसे जरूरी कहानियों में से एक है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि 75 साल से भी पुरानी इस संस्था को बदलने की बात आखिर हो क्यों रही है। तो सुधार की ये मांग उठती कहाँ से है? अक्सर इस एक सोच से कि भाई यूएन अब उतना असरदार नहीं रहा। ये कार्टून देखिए, ये 2006 के लिबनान संकट पर एक कमेंट्री है। ये दिखा रहा है कि कैसे यूएन के सिंबल्स युद्ध की तबाही के बीच बस एक ढाल बनकर रह गए। एक ऐसी मौजूदगी जो है तो शक्तिशाली पर शायद उतनी असरदार नहीं। लेकिन इस पूरी आलोचना के बीच हमें यह याद रखना होगा कि आखिर संयुक्त राष्ट्र बना क्यों था। इसके दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र मानवता को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं बल्कि उससे नर्क से बचाने के लिए बनाया गया था। मतलब इसका काम दुनिया को परफेक्ट बनाना नहीं है बल्कि दुनिया को सबसे बड़ी तबाही से बचाना है, और ये इसकी सबसे अहम भूमिका है। तो फिर असली दिक्कत क्या है? अगर इसका मकसद इतना जरूरी है तो बदलने के बाद क्यों हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसी दुनिया के लिए डिजाइन किया गया था जो अब है ही नहीं। इसका पूरा ढांचा, इसका स्ट्रक्चर 1945 की दुनिया में मानो फ्रीज हो गया है, जो आज की सच्चाई से एकदम अलग है। चलिए जरा पीछे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नींव दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद रखी गई थी। उस वक्त दुनिया कैसी थी? जो देश जंग जीते थे वो पावर में थे, और यूएन का स्ट्रक्चर भी उसी पावर बैलेंस को दिखाता है। ये जो हम देख रहे हैं ये 1945 की दुनिया की एक तस्वीर है। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके आज की दुनिया में आते हैं। 1945 की उस दुनिया से आज की दुनिया की तुलना कीजिए। सोवियत संघ खत्म हो चुका है, अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर उभरा, चीन और भारत जैसी एशियाई ताकतें रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही हैं, और तो और आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और महामारियों जैसी बिल्कुल नई चुनौतियां हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही बताता है कि बदलाव की जरूरत कितनी ज्यादा और कितनी जल्दी है। और इस पूरी सुधार की बहस के दिल में, इसके सेंटर में है संयुक्त राष्ट्र का सबसे ताकतवर हिस्सा, सिक्योरिटी काउंसिल। असली लड़ाई यहीं पर है कि पावर के इस टॉप टेबल पर कुर्सी किसे मिलनी चाहिए। और सुनिए, ये कोई नई मांग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बातें आज शुरू हुई हैं। दशकों पहले 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। उसमें साफ साफ कहा गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल अब दुनिया की राजनीतिक हकीकत को नहीं दर्शाती है। तो सवाल ये उठता है कि नए स्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे हो, क्या पैमाना होना चाहिए? इसके लिए कई अलग अलग क्राइटेरिया सामने रखे गए हैं, और मजे की बात यह है कि ये अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। क्या हमें आर्थिक ताकत देखनी चाहिए? अगर हाँ, तो जर्मनी और जापान जैसे देश रेस में आगे हैं। या फिर आबादी का साइज देखना चाहिए, ये भारत के दावे को बहुत मजबूत करता है। या फिर ये देखना चाहिए कि कौन सा देश लोकतंत्र का सम्मान करता है। हर क्राइटेरिया अलग अलग देशों को फायदा पहुंचाता है, इसीलिए किसी एक बात पर सबकी सहमति बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। चलिए इनमें से एक क्राइटेरिया को जरा आंकड़ों से समझते हैं, यानी पैसे का योगदान। ये चार्ट दिखाता है कि यूएन को चलाने के लिए पैसा कौन दे रहा है। हाँ, अमेरिका अब भी सबसे बड़ा डोनर है, लेकिन देखिए चीन और जापान कितनी तेजी से ऊपर आए हैं। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में इकोनॉमिक पावर कैसे शिफ्ट हो रही है, और यही तर्क है कि यूएन की लीडरशिप में भी ये नया सच झलकना चाहिए। अब इस पूरी रेस में एक दावेदार है जो सबका ध्यान खींचता है, और वो है भारत। भारत एक परफेक्ट केस स्टडी है, एक ऐसा देश जो यूएन में एक बड़ी भूमिका चाहता है और जो बताए गए कई पैमानों पर खरा उतरता है। अगर हम उन क्राइटेरिया को एक एक करके देखें जिनकी हमने अभी बात की, तो भारत का केस काफी मजबूत नजर आता है। पहला, आबादी। आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। दूसरा, अर्थव्यवस्था, एक बहुत बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी। तीसरा, लोकतंत्र, एक मजबूत और स्थिर डेमोक्रेसी। और शायद सबसे जरूरी बात, यूएन में योगदान। भारत हमेशा से यूएन के पीस कीपिंग मिशनों में अपने सैनिक भेजने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है। ये दुनिया की सुरक्षा के प्रति उसके कमिटमेंट को दिखाता है। तो फिर सवाल वही है, अगर भारत जैसे देशों के पास इतने मजबूत तर्क हैं, तो फिर दशकों से ये सुधार रुका हुआ क्यों है? क्यों कुछ बदल नहीं रहा? इसकी वजह एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट है, और वो रुकावट सिर्फ एक शब्द में छिपी है, वीटो।
सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इनके पास एक ऐसी ताकत है जो किसी भी बड़े प्रस्ताव को अकेले दम पे रोक सकती है। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे देश हाँ कह दें और इनमें से सिर्फ एक देश ना कह दे तो वो प्रस्ताव वही खत्म हो जाता है। यही वो पावर है जो किसी भी बड़े सुधार के रास्ते में खड़ी है। तो वीटो को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग खेमे हैं, 2 अलग सोच है। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि ये अलोकतांत्रिक है, ये बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन जो इसके पक्ष में हैं उनका तर्क है कि वीटो ये पक्का करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें संगठन का हिस्सा बनी रहें और बस इसी बहस में, इसी गतिरोध में सुधार का पूरा मामला अटका हुआ है। तो सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र का भविष्य क्या है? क्या कुछ भी आगे बढ़ा है? चलिए देखते हैं कि अब तक क्या हासिल हुआ है और आगे की राह कैसी है। देखिए, भले ही सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार का मामला अटका हुआ है, पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं बदला है। कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, जैसे 2005 में पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया गया, 2006 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना हुई। ये छोटे छोटे लेकिन अहम सुधार हैं जो यूएन को नई चुनौतियों के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं। और आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। आज की दुनिया जहां आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और महामारियों जैसे नए खतरे हैं, क्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी एक संस्था हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।